स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। याददाश्त लौटाने वाली क्लास में मैं लेकर आई हूँ आज कारक चिन्ह से संबंधित क्लास। तो जल्दी से आप सभी लोग निकाल लीजिए अपने वो नोट्स जो आपने मुझसे क्लास पढ़ते हुए बनाए थे, और हम दोहराते हैं अपनी इस क्लास को और याद कर लेते हैं वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। हम बात करते हैं जब कारक चिन्ह की, तो कारक चिन्ह का दूसरा नाम है विभक्ति, और विभक्ति को ही हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है। और अगर इन कारक चिन्ह के हम ऐसे ही शाब्दिक रूप में बात करें तो हम यहाँ कहते हैं कि यानी वो चिन्ह जैसे ने, में या पर, का, की, के, ये, से, इस तरह के जो हमारे शब्द हैं वो उन सारे शब्दों को हम कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अब ये जो हमारे शब्द हैं, यही शब्द क्रिया से वाक्य के अंदर जो अन्य पद हैं उनका संबंध दिखाते हैं, और जिससे उनका जो संबंध दिखाते हैं वही हमारे कारक कहलाते हैं, और इन चिन्हों को तो हम कारक कहते हैं। अब ये जो कारक हैं यानी ये कारक चिन्ह, ये क्या करते हैं, वाक्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार के हमारे शब्द दिए हुए हैं उन सारे शब्दों का क्रिया से क्या संबंध है, कैसा संबंध है, इस संबंध को दिखाते हैं। तो इन्हीं को हम देखते हैं। अब जब हम कारक चिन्ह की बात करते हैं तो हमारी हिंदी भाषा के अंदर कारक चिन्ह हमारे 8 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 8 प्रकार के कारक चिन्ह माने जाते हैं, जिसमें आता है हमारा कर्ता, जिसमें जो कारक और कारक चिन्ह में थोड़ा सा अंतर है, उसे भी आप समझ लीजिए। कारक चिन्ह तो ये हमारे हैं जिन शब्दों को हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन जो ये कारक चिन्ह जिन शब्दों के तुरंत बाद लगे होते हैं या जिन संज्ञाओं के तुरंत बाद लगे होते हैं, तो इन संज्ञाओं को हम कारक के नाम से पहचानते हैं और इनका अपना एक नाम होता है। तो जैसे हम कहते हैं कर्ता कारक, तो इसमें हमारे जो 8 आते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनकी पहचान हम इन रूप में करते हैं। वहीं जब हम इनके कारक चिन्ह के साथ इन्हें जोड़ते हैं तो ये सारणी आप लोगों ने बचपन से याद करी होगी। एक बार फिर से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस सारणी से ही आप सारे कारक और कारक चिन्हों की पहचान करते हैं। जब आप कहते हैं कर्ता ने, तो कर्ता ने यानी ने कारक चिन्ह जहां आपको दिखता है तो आप पहचान जाते हैं कि वो कारक हमारा कर्ता है। फिर आप कहते हैं कर्म को, तो जहां आपको कर्म को दिखता है, को कारक चिन्ह, तो उससे पहले वाला शब्द आपका कर्म है, आप ये पहचान जाते हैं। फिर वहीं आप कहते हैं करण से, तो करण से, अब इसके साथ हमें साधन, माध्यम या कारण देखना पड़ता है, क्योंकि से कारक चिन्ह हमारा करण और अपादान दोनों के साथ होता है। तो इन दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है उसको समझने के लिए हम से के साथ साधन, माध्यम और कारण लगाते हैं, जिससे हमें ये पहचान हो जाती है कि जो से क्रिया के होने के साधन या माध्यम या कारण का बोध कराता है वो करण कारक कहलाता है। और जब हम संप्रदान में के लिए को पढ़ते हैं तो के लिए यानी जो कार्य के उद्देश्य को दिखाता है तो वो हमारा संप्रदान कहलाता है, यानी क्रिया के उद्देश्य को दिखाने वाला। और इसी के लिए जब हम वो उद्देश्य को भी प्रयोग, यानी जो को है वो भी अगर उद्देश्य को दिखा रहा है तो वो भी हमारा संप्रदान में आ जाता है। और जब हम अपादान की बात करते हैं तो अपादान का जो हमारा से होता है वो हमें किसी चीज का किसी चीज से अलग होना। अब ये किसी चीज का किसी चीज से अलग होने का मतलब क्या है, जो हमारा कर्ता होता है उस कर्ता से अपादान का अलग होना। क्रिया हमारी होती है, उस क्रिया के माध्यम से अगर कोई वस्तु कर्ता से अलग होती है या उसके पास आती है तो उसी को हम अपादान की श्रेणी में रखते हैं। और अगर हम किसी वस्तु से यानी किसी भी चीज से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से अगर हम कर्ता की तुलना करते हैं तो तुलना के रूप में भी हमारा अपादान ही आता है। इसके बाद हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक की जब हम बात करते हैं तो इसमें का, की, के, इसमें कुछ और चीज आपको देखनी ही नहीं होती। जहां का, की, के आपका लगा होता है उससे पहले वाला शब्द आपका संबंध कारक होता है। बहुत ही सरल है। अगर ये सर्वनाम के साथ आता है तो रा, री, रे, नानी, ने का प्रयोग होता है। ये आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं। अब बात हम अधिकरण की करते हैं तो अधिकरण का कारक चिन्ह में और पर आता है, लेकिन इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो भी कारक हमारा क्रिया के स्थान और क्रिया के समय के बारे में बोध करा रहा होता है वो हमारा अधिकरण के रूप में आता है। और संबोधन यानी जो संबोधित करने के लिए प्रयोग होता है वो हमारा संबोधन हो जाता है। तो इन कारक चिन्ह को हम इस तरह से पहचानते हैं।
अब इनको जो शॉर्ट ट्रिक में आपको फोकस करना है वो ये करना है कि जब हम कर्ता ने, अब इस कर्ता ने के साथ ना शून्य शब्द भी दिया है। इस शून्य का मतलब क्या होता है, जब कोई कारक चिन्ह वहां पर नहीं आया होता है तब की बात होती है। तो जब कारक चिन्ह नहीं आया है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। और कारक चिन्ह के अलावा कभी कभी यहाँ पर कर्ता के साथ हमारा जो कारक चिन्ह है वो के द्वारा भी आ जाता है। तो अब ये जानना है कि ये के द्वारा कैसे आ गया है, तो वाच्य के अंदर आता है। कभी कभी इसके स्थान पर से भी आ जाता है जो भाववाच्य के अंदर आता है। कभी कभी यहाँ पर हमारा को भी आ जाता है। तो जब ये कारक चिन्ह बदल रहे हैं तो हम कैसे पहचान करें। तो जो हमारे, अब ये इतना आसान तो हो गया, हमने इनसे पहचान लिया था, लेकिन जो समस्या कारक चिन्ह में पैदा होती है उस समस्या पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमें कारक चिन्ह को, यानी जो कारक है इसे कारक चिन्ह से नहीं, हमें उसके भाव से समझना होता है कि ये जो कारक हैं इनका अपना काम क्या है। तो उसी से हम समझते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब ये तो आपने जो देखा है अभी, ये तो हमेशा के लिए सबके पास होता है, सारी किताबों में होता है, हर कोई यही बताता है। तो निधि मैम स्पेशल क्या है, तो निधि मैम स्पेशल अब समझ लीजिए कि जब बात कर्ता को पहचानने की आएगी तो आपको याद रखना है कि वाक्य में काम करने वाला, यानी जो काम करने वाला है, काम करने वाला, तो जो काम को करने वाला है वही कौन है, कर्ता है। और इसकी पहचान करने के लिए आप क्रिया के पास जाके कौन से प्रश्न कर सकते हैं, किसने से प्रश्न कर सकते हैं, कौन या किसने, जो आपको मिल जाएगा, जो उत्तर दे देगा कौन या किसने से, या और भी, मतलब एक तरह से आपको कौन से ही, अगर कौन पे आप फोकस करेंगे तो आपको जो उत्तर में मिलेगा वही आपका कर्ता होगा। जब बात हम कर्म की करते हैं तो कर्म में आपको क्रिया के पास जाके प्रश्न करना है क्या और किसको। क्या और किसको से जब आप प्रश्न करते हैं उत्तर में मिलने वाला जो होता है वो आपको कर्म मिलता है। ठीक है, उत्तर में जो आपको मिलेगा वो कर्म मिलेगा। जब हम करण की बात करते हैं तो करण में आपको जो फोकस करना है वो साधन माध्यम पे करना है, यानी क्रिया को करने का साधन क्या है, क्रिया के होने का साधन या कारण यानी माध्यम, क्रिया के होने का कारण साधन या माध्यम। और जब संप्रदान के लिए बात करते हैं तो संप्रदान में के लिए आ जाएगा, ये क्रिया का उद्देश्य दिखाता है। तो जो क्रिया के उद्देश्य को बताएगा, उद्देश्य को बताने वाला, ये हमारा संप्रदान कहलाता है। हमें ये देखना है कि वाक्य में जो क्रिया का उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य को बताने वाला संप्रदान होता है। अपादान जो हमें दिखाएगा वो किसी भी चीज का अलग होना, अलग में ही पास होना निहित होता है और तुलना का बोध कराएगा। ध्यान रखना, मीरा सीमा से छोटी है, तो मीरा और सीमा इनकी आपस में तुलना हुई है, तो सीमा से छोटी है, तो जिसके पास से लगा हुआ होगा वो अपादान हो जाएगा तुलना में। जब संबंध की बात करते हैं तो संबंध में कुछ नहीं देखना है, का की के देखना है। जब भी किसी भी शब्द के तुरंत बाद का की के लगा होगा तो जिस शब्द के तुरंत बाद का की के लगा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे सर्वनाम की तो सर्वनाम में रारी रे या नानी ने लगा होगा। जब भी कोई सर्वनाम रूप आपका रारी रे के साथ, जैसे हमारा हमारी हमारे, तेरा तेरी तेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, मेरा मेरी मेरे, इस तरह से, यानी रारी रे के अंत से आएगा तो वो हमारा संबंध कारक होगा। और अगर कोई सर्वनाम हमारा नानी ने, जैसे अपना अपनी अपने, इसके साथ आएगा तो वो हमारा संबंध कारक में आ जाएगा। ठीक है, अधिकरण में हम बात करते हैं जो क्रिया के स्थान के बारे में बताएगा, क्रिया का स्थान और क्रिया का समय। जो क्रिया के स्थान या क्रिया के समय के बारे में बताएगा, लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए, में पर होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। शून्य का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा ही दिया था, याद ही है आप लोगों को, यानी जब कोई कारक चिन्ह नहीं होता है वहां पर। उसके बाद संबोधन है, अरे अजी, ये सारी चीजें आपको पता ही है, संबोधन तो बहुत आसानी से आप कर लेते हो। तो ये आपका जो कारक चिन्ह है बहुत आसान से आपको समझ में आ जाता है। अब मैंने आप लोगों के टेस्ट के लिए एक कुछ वाक्य लिए हैं,
उन वाक्यों में आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से आपके कारक किस किस तरह से दिखते हैं, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे। अब इसमें एक विशेष पॉइंट भी है जो परीक्षा के पॉइंट पर ध्यान रखना है, विशेष नियम। हम बात कर रहे हैं संप्रदान की, ठीक है। संप्रदान में एक पॉइंट आता है, जब आप पढ़ते हैं इतना समझकर, जैसे आपने इसे समझ के पढ़ा, तो यहाँ पे आप जब पढ़ते हैं दिया है हरि मोहन को रुपए देता है और राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। तो जब आप एक नियम पे बात करते हैं, यानी जो प्रश्न है हमारा क्या और किसको, जब आप इन दोनों प्रश्नों से काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि रुपए और मोहन ये दोनों ही कर्म में आ रहा है, धन और ब्राह्मण ये दोनों ही कर्म में आ रहा है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इन्हें संप्रदान में रख दिया जाता है, मोहन और ब्राह्मण को। तो ये क्या नियम है इसे समझ लेना। यहाँ पे रुपए और धन ये दोनों आपका क्या है, कर्म कारक होगा, और यहाँ पर मोहन और ब्राह्मण इन दोनों को आपको संप्रदान मानना पड़ेगा। अब संप्रदान क्यों मानना पड़ता है हमको, तो इसका नियम समझ लो। कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है कि अगर किसी वाक्य के अंदर दो कर्म आए, दो कर्म आए, तो मुख्य कर्म, मैं लिख दे रही हूं, याद रहेगा, आप लोग भी लिख लो। तो मुख्य कर्म कर्म कारक माना जाए, कर्म कारक माना जाए, और गौण कर्म संप्रदान कारक माना जाए। ये कामता प्रसाद गुरुजी की बुक में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देना, जब आपकी बुद्धि कहे कि यहाँ पर तो मोहन और रुपए दोनों ही कर्म हैं और ब्राह्मण और धन दोनों ही कर्म हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है गुरुजी के आदेश के अनुसार कि जो हमारा मुख्य कर्म है ये हमारा क्या है, मुख्य कर्म, ठीक है। और ये धन क्या है, ये भी हमारा मुख्य कर्म है। तो जो मुख्य कर्म है उसको हम किस में मानेंगे, कर्म कारक के अंदर मानेंगे, और मोहन को ये हमारा गौण कर्म है, और ब्राह्मण को ये हमारा क्या है, दोनों ही हमारे गौण कर्म हैं। तो गौण कर्म को हम किस में मानेंगे, संप्रदान में मानेंगे, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है, ये आपका एक विशेष नियम है। तो जब भी कभी परीक्षा में आपको ऐसा लगे अपना नियम करते समय इसको याद कर लीजिए। हो सकता है जो पुराने छात्र हैं उनके टाइम पर मैंने ये नियम आपको लिखवाया नहीं है शायद, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये विशेष नियम है, ठीक है। चलिए, और इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब इसमें कारक चिन्ह पूछा जाएगा तभी आप इसको संप्रदान कारक में रखेंगे। बाकी अगर इसमें क्रिया पूछ ली जाएगी, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो उसके आधार पर ब्राह्मण को, मोहन को ये गौण कर्म होगा। और अगर कभी आपको ऐसे पूछा जाए मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है, तो आपको इनको ऐसे ही बताना पड़ेगा, मुख्य कर्म और गौण कर्म में। फिर वहां पे आपके दिमाग की घंटी बजने लगती है कि कभी तो ये कर्म बन जाता है, कभी तो संप्रदान बन जाता है। तो जो गुरुजी ने आदेश दे दिया, ठीक है, उसी के अनुसार आपकी परीक्षा में प्रश्न हल होते हैं। तो आपको तो नंबर बुलाना है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी वाक्य के अंदर दो कारक चिन्ह एक साथ आ जाते, दो कर्म कारक एक साथ आ जाते हैं, तो मुख्य कर्म को हम कर्म कारक में और गौण कर्म को हम संप्रदान कारक में रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में आपको क्या बताना है, कारक चिन्ह के बारे में बताना है कि मतलब कारक किस में, किस शब्द में कौन सा कारक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं ना वो अलग अलग तरीके से आते हैं प्रश्न। कोई उसमें सारे कारक होते हैं और कोई एक अपने मन से कुछ भी कारक का उत्तर दे देता है, जो आजकल मॉक टेस्ट में चल रहा है, बिल्कुल बेहूदे पने ढंग से। तो अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ मैं सारे वाक्यों में आपको जो जो कारक है उस कारक को लिखूंगी। अब आपको देखना है परीक्षा में जो वो प्रश्न करेगा तो वो किस चॉइस से करता है, कैसे करता है, वो आपको पहचानना है। तो देखो कैसे हम, अब ये पूरा वाक्य है, इन वाक्यों में हमें कारक पहचानने हैं। जब हम बात करते हैं वृक्ष, वृक्ष कौन है, वृक्ष शुद्ध हवा देते हैं। तो देखो हवा और वृक्ष क्या देते हैं, हवा देते हैं। तो क्या से उत्तर मिलने वाला जो शब्द है वो हमारा कर्म है। कौन देते हैं, वृक्ष देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। और अगर हम इस शुद्ध शब्द को देखें कि भाई ये क्या है, तो ये हमारा विशेषण हो जाता है। कैसे, अब देखो ये बात ध्यान रखना, आगे विशेषण पढ़ोगे तो अभी से सिखा रही हूँ, ये कोई सिखाने वाली क्लास नहीं है, ये तो याददाश्त लौटाने वाली क्लास है। तो सारी चीजें याद करनी है, हर शब्द, किसी भी शब्द के बारे में पूछ सकता है वो,
तो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे शुद्ध जो है वो हवा की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेषण है। और हवा की विशेषता बता रहा है तो हवा वो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई गई है। अब इस संज्ञा को हम विशेष से भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे इसी वाक्य में ये पूछा जाए कि इसमें शुद्ध ये कौन सा विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। याद आ रहा है कुछ विशेषण? आगे विशेषण भी पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार नोट्स में आने से पहले आपको नोट्स को दोहरा लेना है, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो यहाँ पर। तो इनमें आपको कारक चिन्ह मिल गए और देते हैं। ये क्या हो गया? ये तो क्रिया है हमारी, ठीक है। हर पद के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजू के द्वारा पत्र लिखा गया। राजू ये क्या है? पत्र ये क्या है? अब क्रिया है लिखा गया, क्या लिखा गया? पत्र। तो इसका मतलब ये कर्म है। किसने लिखा? कौन है पत्र को लिखने वाला? तो राजू है पत्र को लिखने वाला। तो इसीलिए ये वाक्य में क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और के द्वारा इसके साथ कारक चिन्ह आ रहा है। वैसे भी हम जानते हैं के द्वारा कारक चिन्ह हमारा कर्ता के साथ आ जाता है। कौन से वाच्य के अंदर? कर्म वाच्य के अंदर। अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा? कर्म वाच्य। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। चलो देखो, दीपक ने भूखे को भोजन दिया। यहाँ पे वाक्य दिया है तो इसमें दीपक ने कारक चिन्ह से हमें पहचान में आ गया कि ये हमारा क्या है? कर्ता। भूखे को भोजन दिया। क्या दिया? भोजन दिया, ठीक है। ये कर्म किसको दिया? भूखे को। अब ये ध्यान देना, एक है हमारा मुख्य कर्म, एक है गौण कर्म। तो गौण कर्म को हम किसके अंदर रखेंगे? संप्रदान के अंदर। अभी बताया है मैंने कि गौण कर्म को हम किसके अंदर रखेंगे? संप्रदान कारक के अंदर रखेंगे। तो ये संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। सूरज को आज दिल्ली जाना है। तो यहाँ पे सूरज को, अब ये को कारक चिन्ह आया है तो क्या आप इसे कर्म में लेंगे? नहीं। जाने मतलब कोशिश करेंगे ये जानने की कि कौन जाने वाला है दिल्ली। भाई कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। दिल्ली स्थान का नाम बता रहा है। तो ये क्या हो गया? अधिकरण हो गया हमारा। ये अधिकरण है। और कौन जाएगा दिल्ली? तो सूरज जाएगा। और कौन से उत्तर आने वाला जो है वो क्या है? कर्ता है। ये बात याद रखिए, कारक चिन्ह ही आपको कारक बताए ये जरूरी नहीं है, आपको भाव समझना है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए देखेंगे, वह अपने कर्मों से गरीब है। इस वाक्य के अंदर कौन कौन सा कारक है हमारा? वह अपने कर्मों से गरीब है। क्या है? गरीब। तो ये क्या हो गया? कर्म। कौन है गरीब? वह। तो ये वह क्या हो गया हमारा? कर्ता, ठीक है। सर्वनाम है लेकिन वहां आया है कर्ता। और कर्मों से, ये जो से है ये क्या दिखा रहा है? यानी गरीब होने का कारण दिखा रहा है कि उसके गरीब होने का कारण उसके कर्म हैं। तो यहाँ पर कर्म हमारा क्या है? करण कारक है, क्योंकि जो कारण को दिखा रहा है, जो साधन को दिखा रहा है, जो उसके माध्यम को दिखा रहा है, तो जो उसके गरीब होने का कारण क्या है? कर्म है उसके। तो ये हमारा करण कारक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अपने कर्म अगर बात करें तो ये हमारा विशेषण है। और विशेषण में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। याद आया कुछ? ये सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इंसान से तो जानवर अच्छा है, यहाँ पे वाक्य कह रहा है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए इंसान से ये क्या है, तो देखो यहाँ पे इंसान से तो जानवर अच्छा है। कौन अच्छा है? जानवर अच्छा है। तो कौन अच्छा है? तो वो बताता है कर्ता को। और कर्ता की तुलना किससे की जा रही है? इंसान से। तो जिससे तुलना की जाएगी वो अपादान हो जाएगा। अपादान। क्यों? यहाँ पे क्या हो रही है? तुलना। वाक्य पढ़ने से कठिन लगते हैं, ऐसा लगेगा आपको कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब भाव को समझेंगे। क्रिया के पास चले जाओ। मैंने आपको हमेशा कहा है जब कारक हमारे हैं क्या? क्रिया के संबंध को दिखाने वाले। तो क्रिया से उसका संबंध क्या है इस बात को दिखाने वाले, तो क्रिया से ही जाकर पूछो ना, बता रहे भाई तेरा क्या संबंध है, तो अपने आप क्रिया बता देगी। तो यहाँ पर क्रिया से, यहाँ करता है जानवर और जानवर से इंसान की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो वो उस चीज को दिखा रहा है अपादान। शेर जंगल में रहता है। कौन रहता है? शेर। तो ये क्या हो गया हमारा? कर्ता।
कहाँ रहता है भाई? जंगल में। किसको दिखा रहा है? स्थान को। तो यह अधिकरण है। क्यों अधिकरण है? क्योंकि स्थान के बाद कारक चिन्ह में आया है, तो यह अधिकरण में आ जाएगा। राधा का बेटा विदेश से लौटा है। कौन लौटा है? राधा का बेटा, यानी बेटा। और ये का आ गया। का से पहले जो शब्द रहेगा, मैंने क्या बताया, का की के से पहले वाला शब्द क्या होगा? संबंध कारक। संबंध कारक है ये कौन, सॉरी ये कर्म नहीं है भाई, गलती से लिख दिया। बेटा कौन है? कर्ता। मैंने कर्म क्यों लिख दिया? क्या मैंने कर्म बोला? अगर मैंने कर्म बोला तो सुधार कर लीजिए। कौन विदेश से लौटा है? बेटा लौटा है, तो वो कर्ता ही होगा, है ना। अगर ऐसा कुछ कर दिया है गलती से तो उसे सही कर लेना, सुधार कर लेना। विदेश से, अब देखो लौटा कहाँ से है? विदेश से। विदेश से क्या हुआ है बेटा? अलग हुआ है। तो विदेश से अलग हुआ है, से ने इसे अलग किया है, तो अलग करने वाला हमारा अपादान होता है। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। समझ में आ गया? बहुत ही सरल है भाई, आराम से समझ सकते हो। यहाँ पर अब एक प्रश्न है। तो ये इतने सारे वाक्य मैंने आपको बताकर और उस वाक्य में जो जो कारक होते हैं वो मैंने बता दिया। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि लेकिन मैम हमारी परीक्षा में तो कुछ इस तरह का प्रश्न आता है और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। प्रश्न कैसा आता है? वह पेड़ से फल तोड़ता है, वाक्य में कारक बताइए। कि उसने सीधा दे दिया कि वाक्य में कारक बताइए। अब कह दिया कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। अब इस वाक्य के अंदर वह कर्ता कारक है, पेड़ से, ये पेड़ से तोड़ रहा है, अलग कर रहा है, ये क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। और फल क्या तोड़ रहा है? फल, ये कर्म हो गया। अब यहाँ पे बताइए मैम, ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। इसमें विकल्पकर्ता भी है, कर्म भी है, इसमें अपादान भी है, तीनों उत्तर दे रखे हैं, तो कैसे हल करें? तो ध्यान रखिए, जब इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो मैंने आपको उसका तरीका बताया है कि या तो आपका, अगर ये जैसे 3 दिए हैं उनमें से मान लो कर्ता और कर्म आपका ऑप्शन में दिया ही ना हो तो आप निकालेंगे, लेकिन अगर कर्ता और कर्म ऑप्शन में दिया हुआ भी है तब ऐसी स्थिति में अगर आपके वाक्य में कारक पूछा जाता है तो जिस कारक के साथ कारक चिन्ह लगा होता है आप वो वाला उत्तर दीजिए। जिसके साथ शून्य कारक चिन्ह होता है उसको गौण कर दीजिए, जो शून्य कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे हमने कर्ता और कर्म को क्या कर दिया? गौण कर दिया। तो यहाँ पे हमने कर्ता को गौण कर दिया, कर्म को गौण कर दिया। करण इसमें है नहीं तो इसका उत्तर हम अपादान कारक कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर इस तरह का प्रश्न होता है तो आप उस ही शब्द का उत्तर दीजिए जिस शब्द के साथ कारक चिन्ह लगा होता है। इसके अलावा वो और कोई प्रश्न आपसे करेगा तो रेखांकित करेगा या फिर आपको प्रश्न में ही पूछेगा कि इसका कारक बताइए या इस कारक चिन्ह का कारक बताइए, वो आपको प्रश्न में ही कहेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको ये कारक चिन्ह सारा दिमाग में आ गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, और मैंने कितने सारे उदाहरण देके आपको अच्छे से समझाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे। अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो उस पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर जाकर पा सकते हैं। देखो, जिनको भी अगर नहीं मिलती है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप उस चीज़ को कहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर आप जाएंगे और यहाँ जाने के बाद जब आप देखेंगे तो फ्रंट पे आपको ये दिखाई देगा इस तरह से YouTube का ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये निधि एकेडमी फर्स्ट ही चैनल आपको दिखाई देगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूपीएसआई याददाश्त लौटाने वाला बैच ये दिखाई देगा। इस बैच पे जब आप क्लिक करेंगे तो हर वीडियो के साथ में जहाँ पे ये वॉच लिखा हुआ है इसकी ही बगल में पीडीएफ का ये निशान बना हुआ है। इस निशान पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर ये दिख जाएगा। ठीक है, तो वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सारी जो भी पीडीएफ हैं, सारी क्लास की आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।